जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, क्योंकि उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है अकाउंटेंसी, बीएसटी और इकोनॉमिक्स का जितना भी क्वेश्चन दिया गया होगा उसको याद कर लिए होंगे या थोड़ा मोड़ा याद करना बाकी होगा। तो अब आप लोग को मैक्रो इकोनॉमिक्स भी दे दिया जाए ताकि आप एग्जाम से पहले तक ये सारे क्वेश्चन भी याद कर लें। इसके अंतर्गत जो है टोटल 24 क्वेश्चन होने वाले हैं और इतना ही अगर आप याद करेंगे तो पूरा का पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका कवर हो जाएगा। और अगर माइक्रो मैक्रो दोनों अगर कंप्लीट याद कर लेते जितना हमने क्वेश्चन दिया तो आपका बोर्ड में 100 में से 100 फंसेगा और साथ ही साथ अथवा वाला जो क्वेश्चन होता है ना वो भी आपको आएगा। तो आपको चुनना रहेगा कि उसमें से कौन सा जो है आपको कम समय में लगेगा, कौन अच्छे तरीके से आता है, कौन ज्यादा बढ़िया से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गया। और आज जो क्वेश्चन दिया जाएगा जैसे हमेशा दिया गया, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा, लिखा रहेगा आपका हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। हम यहां पे बोलेंगे क्या, हिंदी में। ठीक है, और अगर बहुत से बच्चे जो है कमेंट करते हैं कि सर इसका आंसर भी बता देते, सर इसका आंसर भी बता देते, तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए जो है इसके आंसर्स, अकाउंटेंसी की बात हो, बीएसटी की बात हो या फिर इकोनॉमिक्स की बात हो, इन सभी के आंसर्स आपको हमारे नोट्स में मिल जाएंगे। नोट्स लेने के लिए आपको क्या करना होगा कि हमारा एक कोर्स है 1499 रुपए का, उस कोर्स को आपको जो है 450 रुपए में कर दिया गया। यानी कोर्स का जो प्राइस है वो नोट्स के अकॉर्डिंग ही रख दिया गया है। तीनों सब्जेक्ट के नोट्स हैं। उस कोर्स को अगर आप लेंगे तो आपको नोट्स तो मिल ही जाएगा पीडीएफ में, उसमें आपको एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे और उसमें आपको जो है उसमें आपको सारे के सारे जो है पीडीएफ जो मिलेंगे नोट्स के वो तो मिलेंगे और क्लासेस भी मिल जाएंगे लाइन बाय लाइन, ढेर सारे क्लासेस। अगर बाई चांस आपको वीडियोस लेक्चर के जरिए, क्लास के जरिए अगर सारी चीजों को समझना है तो वो भी आपको मिल जाएगा, वो भी आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, और ये कोर्स की वैलिडिटी आपका एग्जाम तक रहेगा या एग्जाम के बाद तक भी रहेगा, 31 मई तक रहेगा। मतलब आप उसको लेने के बाद आराम से जो है बाद में भी देख सकते हैं, सीयूटी की तैयारी में भी वो आपको हेल्प कर सकता है। समझ रहे बात? तो इसको आप लोग जरूर से जरूर ले लेंगे। ठीक है, और उसके लिए आपको करना क्या है, बहुत से बच्चों का ये भी शिकायत होता है सर उसमें 1450 दिखा रहा, आप तो 450 बोले थे। 1450 को 450 करने के लिए आपको उसके अंदर एग्जाम फेयर कूपन कोड लिखा रहेगा, उसको लगाना पड़ेगा। जैसे ही आप लगाएंगे वो कोर्स आपको जो है 450 में होगा, तो सभी लोग उसको खरीद लेंगे जो अभी तक नहीं करते हैं। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्या होने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, इसके क्षेत्र एवं महत्व एवं सीमाएं बताइए। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र, महत्व और सीमाएं और उसका आशय, ये आना ही आना है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पक्का आना है। फिर मध्यवर्ती वस्तुएं तथा अंतिम वस्तुओं में अंतर, साथ ही साथ स्टॉक और प्रवाह में अंतर, इन दोनों में से एक अंतर मैक्सिमम चांसेस से पूछा जाएगा, 100% है। वास्तविक प्रवाह तथा मौद्रिक प्रवाह क्या है, ये दोनों आपको जानना है। और उसके बाद जो है आय के चक्री प्रवाह के द्विक्षेत्रीय मॉडल का विस्तार से जो है वर्णन कीजिए। याद रखिएगा द्विक्षेत्रीय है टोटल 3 ठो, द्विक्षेत्रीय, त्रिक्षेत्रीय और चतुर्थ क्षेत्रीय, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है द्विक्षेत्रीय मॉडल। ठीक है, तो आप वो याद कर लीजिएगा। और वास्तविक प्रवाह, मौद्रिक प्रवाह क्या आता है ये जान लेना है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है कि त्रिक्षेत्रीय तथा चतुर्थ क्षेत्रीय मॉडल में संतुलन की शर्तें क्या है। द्विक्षेत्रीय मॉडल अगर आप करेंगे तो द्विक्षेत्रीय का अपने आप पता रहेगा। ठीक है, और आय के चक्री प्रवाह का महत्व बताइए। तो आपको जो है एक तो संतुलन की शर्तें इसलिए दिया गया ताकि एमसीक्यू भी तैयार हो जाए। देखिए हम जो क्वेश्चन दे रहे हैं इससे आपका एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, हर तरह के क्वेश्चन इसमें से आने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर जो आप संतुलन की शर्तें पढ़ेंगे उससे आपका एमसीक्यूज में आएगा। और आय के चक्री प्रवाह का महत्व बताइए, ये आपका कहां आएगा, ये आपका जो है शॉर्ट में आएगा। ठीक है, तो इसको आप तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट बात हमारा क्या है, आय का रिसाव, ठीक है, कॉमा, आय का समावेश, कॉमा, मूल्य वृद्धि, कॉमा, राष्ट्रीय आय, कॉमा, मूल्य ह्रास, इन सभी का आशय बताना है। ये जितने भी पॉइंट्स हैं इसमें से 100% बता रहे कि एक या दो आपके एग्जाम में फंसना है, तो इन सब का आशय आप पढ़ लेंगे। फिर राष्ट्रीय आय के मुख्य समुच्चयों एवं अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए। देखिए राष्ट्रीय आय के समुच्चय एवं अवधारणा टोटल 12 है। ठीक है, पूरा 12 में से आपको मुख्य रूप से 8 तो कम से कम आना चाहिए, जिसमें जीडीपी जो है, एनडीपी है, एनएनपी है, जीएनपी है, इनका मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट दोनों के अकॉर्डिंग जो है टोटल आपको 8 तो कम से कम आना चाहिए। बाकी भी हमारा 4 और भी है, तो उन टोटल 12 में से आपको जो है 7-8 ही जनरली पूछता है, तो उतना आप जो है याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर बोलेगा प्रमुख तो टोटल 8 बताइएगा, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं होगा। ठीक है, तो वो आपको याद कर लेना है। उसमें क्या याद करना है, उसमें उसका आशय याद करना है, फॉर्मूला याद करना है, आशय याद करना है, फॉर्मूला याद करना है, बस इतना ही बात है। ठीक है, ये बात हो गया। नेक्स्ट क्या है, कॉमा दे देके, निजी आय, कॉमा, व्यक्तिक आय, कॉमा, व्यक्तिक प्रयोज्य आय, कॉमा, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय, कॉमा, हरित राष्ट्रीय आय, कॉमा, इन सभी का जो है मतलब ये सारे के सारे जो है इन सबका आपको आशय याद कर लेना है। ठीक बात, क्लियर है। यहां भी ये जो है 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन, 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन में आता है इन सबका आशय, तो ये भी आप जो है याद कर लेंगे। फिर इसके बाद क्या है, राष्ट्रीय आय मापने की मूल्य वृद्धि विधि की विस्तृत व्याख्या कीजिए। टोटल राष्ट्रीय आय मापने की 3 विधियां हैं, उत्पाद विधि, मूल्य वृद्धि विधि और व्यय विधि। तो आपको यहां पर हमने क्या बोला है, यहां पर आपको जो है हमने बोला है कि मूल्य वृद्धि विधि, ठीक है, उत्पाद विधि का ही ये एक नाम है एक तरह से। तो इस विधि का बारे में आपको जो है पूरा बाकायदे जो है पूरा विस्तृत वर्णन करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। उसके बाद जो है आय विधि और व्यय विधि जो है थोड़ा कम पूछा जाता है। ठीक बात समझे? तो आपको जो है उत्पाद विधि या फिर बोले मूल्य वृद्धि विधि, इसको जो है अच्छे तरीके से याद करना है, बढ़िया से आप जो है याद कर लीजिएगा, आना ही आना है। ठीक है, फिर प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक,
इन क्षेत्र से आपको आशय जानना है, ठीक है, और इन क्षेत्र में अंतर जानना है। फिर उसके बाद जो है उत्पादन का मूल्य एवं मूल्य वृद्धि में अंतर। तो दो चीजों में अंतर हमने बताया, क्या क्या, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में अंतर, इन तीनों में, और साथ ही साथ जो है उत्पादन एवं मूल्य वृद्धि, ठीक है, उत्पादन मूल्य एवं मूल्य वृद्धि में अंतर, ये आपको जो है ये जानना है, ठीक है। ये जो है इन दोनों का अंतर आपको याद कर लिए, दोनों में से एक तो आना ही आना है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय आय की गणना करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी होती है, ठीक है। ये आपका जो है 100% ओपन क्वेश्चन बता रहे हैं, किसी भी बोर्ड के बच्चे हैं। वैसे भी यहाँ पे हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर बोर्ड का नहीं है, आप किसी भी बोर्ड के हो, आप ये क्वेश्चन याद करके जाइए, गारंटी बता रहे हैं इसमें से ही आपका एग्जाम होगा, इधर उधर कहीं से आ भी नहीं सकता है, पुराने मॉडल पेपर्स आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी पड़ती है, क्या क्या, तो ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। मुद्रा से क्या आशय, मुद्रा के कार्य में वर्गीकरण बताइए, कम इंपॉर्टेंट है लेकिन आ सकता है। मुद्रा की पूर्ति से क्या आशय, इसको प्रभावित करने वाले कारक बताइए, ये पिछले क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसका आने का चांसेस ज्यादा है। बैंक से क्या आशय, बैंक के कार्य की व्याख्या कीजिए, कम इंपॉर्टेंट लेकिन बाई चांस आ सकता है। शाख निर्माण से क्या आशय, शाख निर्माण की सीमाएं तथा शाख नियंत्रण की विधियों के विस्तार से व्याख्या कीजिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद करेंगे। केंद्रीय बैंक से क्या आशय, केंद्रीय बैंक के कार्य बताइए, ठीक है, ये आएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इन सारे के सारे इंपॉर्टेंट में भी हम आपको बता दें कि कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट, कौन थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको याद करना है। फिर इसके बाद जो है कॉमा दे देके सामूहिक मांग, कॉमा सामूहिक पूर्ति, कॉमा उपभोग प्रवृत्ति, कॉमा बचत प्रवृत्ति, कॉमा प्रेरित विनियोग तथा स्वायत्त विनियोग, ठीक है, कॉमा पूर्ण रोजगार, कॉमा अनिश्चित बेरोजगारी, ये सारे के सारे का आशय याद करना है। सब जो है एक एक दो दो नंबर वाले क्वेश्चन, इन सबका आशय याद करना है यार, दो दो तीन तीन मिनट अगर आप मन लगा के पढ़ेंगे तो आशय याद हो जाएगा, ठीक है। 2-3 लाइन का आशय याद करना है, 40 से 50 वर्ड का, तो ये हो गया। फिर कीन्स के आय एवं रोजगार सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएगा तो अगर अच्छे तरीके से याद होता है, समझ में आता है तो एग्जाम में इसको जरूर कीजिएगा, ये आना ही आना है। लेकिन अगर नहीं आता है तो इसके ऑप्शन में जो है दूसरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर अच्छे तरीके से तैयार हो तो उसका क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है, 18वां क्वेश्चन, न्यून मांग से आशय, इसके कारण और इसे दूर करने के या ठीक करने के उपाय लिखिए, ठीक है। न्यून मांग क्या होता है, इसका कारण, न्यून मांग कैसे उत्पन्न होता है और इसे ठीक करने को उपाय, ये बताना है। इसी तरह जो है अतिरेक मांग, अब देखिए ये दोनों क्वेश्चन हम क्यों दिए हैं, क्योंकि एक एक करके अल्टरनेट करके आता है, अगर पिछले बार न्यून मांगा है तो इस बार अतिरेक मांगा है, अगर अतिरेक मांगा है तो न्यून मांगा है, ऐसे करके। तो जिस भी बोर्ड के आप हैं, अगर प्रीवियस ईयर का पेपर देखते हैं, अगर उसमें इस तरह के क्वेश्चन आए तो याद कर लीजिएगा ऑप्शनल वाला, ठीक है, दूसरा वाला। और अगर मान लीजिए दोनों नहीं है तो आपको दोनों याद करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी आ सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, अतिरेक मांग से आशय, इसके कारण और इसे ठीक करने को उपाय। न्यून मांग का भी वही क्वेश्चन है, अतिरेक मांग का भी वही क्वेश्चन है, आशय, कारण और ठीक करने को उपाय, ये याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद क्या है, सरकारी बजट से आप क्या समझते हैं, इसके संगठकों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। संगठक मतलब जो भी हमारा राष्ट्र बजट जो बनता है उसमें जो भी प्राप्ति और जो है होता है उसका पूरा संगठक बताना है, और बजट के प्रकारों की व्याख्या कीजिए, बजट कितने प्रकार के होते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। ये बजट के प्रकार है, 3 प्रकार के बजट प्रकार, उसके प्रकार है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, बजटीय घाटा क्या है ये, और इसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बजट के प्रकार और बजटीय घाटा के प्रकार, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। बजट के प्रकार अलग है, बजटीय घाटा के प्रकार अलग है, तो दोनों आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों दिया गया। फिर इसके बाद क्या है, विदेशी विनिमय दर से आप क्या समझते हैं, इनमें परिवर्तनों के कारणों की व्याख्या कीजिए। विदेशी विनिमय दर क्या होता है और वो क्यों परिवर्तित होता है, उसके कारण बस बताना है और कुछ नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या, व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन में अंतर बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओपन क्वेश्चन हर साल का, ये आता ही आता है। फिर भुगतान संतुलन में असमानता के कारण बताइए और इसे ठीक करने को उपाय बताइए, ठीक है। तो ये टोटल हो गया 24 क्वेश्चन जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। लाइन बाय लाइन पर डे 2 क्वेश्चन याद करने की कोशिश कीजिए, एग्जाम से पहले जो है इसको भी कवर कर लीजिए। अगर इतना आप कवर करते हैं तो हम गारंटी बताते हैं आप 100% एग्जाम में जाएंगे और पूरा का पूरा छाप के आएंगे एकदम जबरदस्त लेवल से, ठीक है। और जिस भी जगह पे आप पढ़ते हैं, स्कूल के टॉपर तो होना निश्चित है, जिला के भी टॉपर हो सकते हैं और बाई चांस बोर्ड के भी टॉपर हो सकते हैं, अगर आपने बहुत शुद्ध, बहुत साफ, बहुत अच्छे तरीके से लिखा है तो। और हम लोग का उद्देश्य है इस बार बोर्ड के टॉपर्स को लाना, इस बार ज्ञान आश्रम से हमें बोर्ड का एक टॉपर चाहिए, इसके लिए हम लोग भी मेहनत करें, आप लोग भी मेहनत कीजिए, 100% ये काम होने वाला है, ठीक है। तो चलिए बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 20 जनवरी के बाद से 22 जनवरी 23 जनवरी, जब भी इसके आसपास से जो है हम लोग चैप्टर वाइज भी इंपॉर्टेंट देंगे उन बच्चों के लिए जिनको होमवर्क के तौर पे याद करने को मिलेगा, समझे बात, ये ओवरऑल इंपॉर्टेंट हो गया। लेकिन उसके बाद हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट देंगे, किस चैप्टर से क्या इंपॉर्टेंट है वो भी आप जो है अगर इसको एक बार याद कर लिया फिर उसको एक बार याद करेंगे तो दोहरा जाएगा, ठीक है, रिवीजन हो जाएगा और पूरा का पूरा पेपर तक आप जो है बढ़िया से याद कर लेंगे, ठीक है। तो 22 जनवरी के आसपास से जो है वो रिवीजन भी स्टार्ट होगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।